लास्ट टाइम इससे पिछले वाले टॉपिक तक कर लिया था जो कि तुम्हारा मोमेंट ऑफ अ कपल था, ठीक है। अच्छा तो आज स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय अ टॉर्क। अगर ये मोमेंट ऑफ कपल मतलब यहाँ तक तो वीडियो देख ही लेना सब, ठीक है। जो पीछे का क्लियर नहीं है, तुम तो आगे थे, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ टॉर्क से शुरू करते हैं। अब देखो किसी भी एक टॉर्क के थ्रू वर्क कितना होता है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि सपोज करो एक फिगर दे रखी है तुम्हें जिसमें एक बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू गुजर रही है। ये कोई बॉडी है तुम्हारी, ठीक है। इसका ये ओ पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये पूरी बॉडी इसके अराउंड रोटेट करेगी, इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट देखो, और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा थीटा। मतलब बॉडी पहले ऐसे थी, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब पूरी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, हम किसी एक पॉइंट का ले लेंगे और वही पॉइंट का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो पूरी बॉडी का इक्वल होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लो ये कोई एक रेक्टेंगुलर विंग है, ठीक है। यहाँ से होल करके मैंने इसका एक्सेस बनाया हुआ है, एक कोई रॉड डाली हुई है, और ये जो है रेक्टेंगुलर पीस कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो लेट्स सपोज करो टी टाइम में इसका एकदम ये पीछे वाला पार्ट, या चलो आगे वाला पार्ट ले लेते हैं, इसका ये आगे वाला पार्ट टी टाइम के बाद कुछ यहाँ पर आ जाता है, ये ऐसे हो जाता है कुछ टी टाइम बाद। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट का इतना होगा थीटा। तो यार ये लेने के बजाय अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है, तो अभी भी इन दोनों के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये थीटा ही होगा, क्लियर है। तो हम पूरी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते, बल्कि हम एक बॉडी पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। उस बॉडी पे कोई पॉइंट ले लेंगे और उस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि फिगर में एक बॉडी है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थ्रू गुजर रही है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो मान लो इस पी पॉइंट पे फोर्स लगाया था, इस पी पॉइंट पे ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इसमें डेल्टा थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, क्लियर है। कौन सा फोर्स लगाया था, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ये इस पॉइंट के टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा तो भी ये टेंजेंशियली फोर्स लगेगा, ऐसे करके, क्लियर। तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो चलो देखते हैं वर्क डन कितना होगा। देखो तो वर्क डन क्या होता है तुम्हारा, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्योंकि तुमने छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा करा है, तो इसके लिए छोटा सा वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू होगा, ठीक है। और वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट करा, तो ये जो आर्क है, इस पी पॉइंट को तुम यहां से उठा के यहाँ पे ले गए क्यू पॉइंट पे, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है जो कि आर्क है तुम्हारा। अच्छा आर्क क्या होता है, तुम्हें मैथ्स में 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस अलोंग द आर्क पी क्यू की जगह तुम क्या लिख सकते हो, थीटा इंटू रेडियस, है कि नहीं, ये लिख सकते हो। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्प्लेसमेंट जो कि आर्क था, और ये आर्क कितना आया, थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, तो थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, क्लियर है। तो यहां से W का डेल्टा W रह गया, और एफ आर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं एक्चुअली पोजीशन वेक्टर आर, ये किसका फॉर्मूला था, ये टॉर्क का फॉर्मूला वो करता था। यहाँ पे देखो एफ डी है, तो इसे एफ आर भी बोल सकते हैं, डी मतलब डिस्टेंस और आर मतलब वही चीज हो गई पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन कहां पर है, ठीक है। तो एफ आर किसका फॉर्मूला करता था, टॉर्क का। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, टाउ डेल्टा थीटा, आया समझ। तो यहां से तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन का, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा, यानी कि टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिखा भी है टॉर्क इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अगर मान लो टोटल जो वर्क डन हो वो कांस्टेंट ना हो, मतलब जैसे टॉर्क जो तुम अप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो उस केस में क्या करते हैं, हमें पता है कि जब भी कोई चीज वेरिएबल होती है और वर्क डन निकालना होता है, या जब भी कोई चीज वैरी कर रही होती है, हमें कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। तो लेट्स से कि मेरा टॉर्क अगर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, तो यार एंगल जहां से जहां तक चेंज करेगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तब ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा, लिमिट्स कहां से कहां तक, थीटा 1 से कुछ थीटा 2 तक, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं पावर, कि इस टॉर्क ने पावर कितना डिलीवर किया, तो पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन तुमने क्या निकाला, टाउ डेल्टा थीटा। अब इसके नीचे तुम डेल्टा टी और लगा दो, टाउ डेल्टा थीटा डेल्टा टी, और इधर वर्क डन को भी टाइम से डिवाइड करोगे तभी तो पावर बनेगा ना, पावर वर्क डन बाय टाइम होता है, तो वर्क डन को भी तो पावर से डिवाइड करोगे, यानी कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे डेल्टा टी से, तो ये बन जाएगा पावर, डब्ल्यू बाई टी पावर बन जाएगा, टाउ का टाउ रह जाएगा, और थीटा बाई टी, ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी,
और क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है, कोई परेशानी इसमें? और अब अगर तुम देखो तो एक तरीके से ये चीजें सेम है। तुम्हें मैं वो लीनियर का भी केस बताता हूँ। लीनियर का केस क्या होता है? लीनियर का केस होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि भाई फोर्स की जगह पर एंगुलर में टॉर्क आता है, तो वर्क डन टॉर्क के केस में हो जाएगा टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा थीटा होता है। देखो वही फॉर्मूला है कि नहीं है? ठीक है। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो पावर जैसे वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और अगर मान लो मैं वर्क डन को एफ एस लिख दूं डिवाइडेड बाई टी, तो पावर इज इक्वल्स टू एफ वी आएगा। एक फॉर्मूला ये भी पड़ा हुआ है पावर का, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तुम खुद ही देखो, अगर तुम एंगुलर में बात करोगे तो एंगुलर में पावर का तो पावर रहेगा, फोर्स का क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो देखो वही फॉर्मूला है, सेम ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इधर। अच्छा, इसके बाद ये टॉर्क कैसे एक्ट करता है, तो यार ध्यान देना जरा। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर। किसका प्रोडक्ट होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है। पहली बात तो किस किसका? पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर का। मतलब एक्चुअल में अगर वेक्टर्स में फॉर्मूले लिखे हैं ना, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन वेक्टर। ठीक है, एफ इंटू आर। यानी कि क्या बनेगा? ये क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है फॉर्मूला? एफ आर साइन थीटा बन जाएगा। सिर्फ ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे देंगे? तो क्रॉस का डायरेक्शन कैसे देते हैं हम? क्रॉस का थीटा निकल जाएगा ना। अच्छा, वो राइट हैंड थंब रूल से। हाँ, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, याद होगा जिस भी तरफ राइट हैंड कर्ल रूल भी इसे बोलते हैं, कि जिस भी पॉइंट पे तुम्हें पता करना है, उस पॉइंट पे अपना जो है एक वेक्टर से दूसरे की तरफ ऐसे कर्ल करोगे, और फिर जिस भी तरफ थंब जाएगा वो वाला तुम्हारा डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर तुम देखो तो इधर एफ किधर जा रहा है? इधर एफ तुम्हारा फोर्स डिस्प्लेस, फोर्स इधर की तरफ दिखाया हुआ है, और आर इधर की तरफ दिखाया है, मतलब कुछ इधर मान लो। ठीक है, तो अब इस केस में एफ आर करना है ना, तो एफ आर, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यही चीज देखो, इधर भी थोड़ा सा करेक्ट करो, आर एफ साइन थीटा करो। क्यों करा? क्योंकि यार मैंने जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा रहा था मैं तभी भी बता रहा था कि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर अलग है। इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन एक क्वांटिटी नेगेटिव आएगा, है ना? क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर तुम्हें ऊपर की तरफ मिलेगा सपोज करो, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखना कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर, यानी कि आर क्रॉस एफ। तो आर से एफ की तरफ, जैसे यहाँ पे देखो फिगर में आर इस तरफ है, एफ ये तरफ है, तो अब तुम आर से एफ की तरफ ले जाओगे तो ऐसे कर्ल करोगे, तो ये ऊपर की तरफ। ठीक है ना? क्लियर है? और अगर देखो एफ से अगर आर की तरफ ले जाते तो एफ इधर है, एफ से आर की तरफ लाओगे तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं? तो ये उल्टा डायरेक्शन आ रहा है ना, यानी कि आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा, एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा। क्लियर है? तो टॉर्क का अब से फॉर्मूला क्या बन गया? आर क्रॉस एफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स वेक्टर। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे तुम्हें टॉर्क निकालना है, सपोज करो इस पी पॉइंट पे तुम्हें टॉर्क निकालना था, तो पी पॉइंट पर जो भी ये एफ होगा और ये आर होगा, उन दोनों का क्रॉस। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड होगा तो फिर साइन थीटा आ जाएगा, जहां पर थीटा तुम्हारा और एफ के बीच बनता हुआ एंगल होगा। क्लियर है? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, अभी नहीं बता रहा, उसमें रिवाइज कर लेना, क्या कहते हैं, चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 में बाकी भी तुम्हें पता होगा कि जब थीटा 0 और 180 डिग्री बन जाए तो साइन 0 और 180 0 होता है, तो पूरा का पूरा टॉर्क 0 हो जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा। और जब 90 डिग्री बने तो साइन थीटा 90 एकदम मैक्सिमम होता है ना? तो यहां पर इट इज मैक्सिमम, टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा। क्लियर है? इसीलिए तुम देखो, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इजियर टू ओपन और डोर क्लोज अ डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर ऑन इट्स आउटर और फ्री एज। हमेशा हैंडल से तुम फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगाते हो। जैसे ये गेट है, ये गेट है, तो इसके ऊपर एकदम तुम ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, परपेंडिकुलर एकदम ऐसे लगाओगे। क्यों? जैसे ये गेट है, इस पे एकदम ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, और रोटेट किधर से कर रहा है? रोटेट तो ऐसे कर रहा है ना गेट, है ना? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इधर से पोजीशन वेक्टर ऐसे ऐसे आएगा, और तुम फोर्स लगा रहे हो ऐसे, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो एकदम मैक्सिमम फोर्स लगता है और गेट खुल जाता है इजीली। क्लियर है? और ठीक है, तो व्हेन आर इज मैक्सिमम टॉर्क ड्यू टू द फोर्स इज मैक्सिमम, दिस एक्सप्लेन्स बाय, अच्छा ये तो बता दिए।
ठीक है, तो पता चल गया कि थीटा 180 डिग्री 90 डिग्री पे क्या होगा और आर मैक्सिमम पे क्या होगा। ठीक है ना, वही बातें फिर आगे भी लिखी है। फॉर दिस रीजन हैंडल और नॉब इज प्रोवाइडेड नियर द फ्री एज ऑफ द डोर। और नियर द फ्री एज ऑफ द डोर, जैसे मान लो तुमने कोई दरवाजा डिजाइन करा, तो दरवाजा डिजाइन करते वक्त एकदम इसके एंड में ही क्यों, जैसे मान लो इधर से जो है दरवाजा फिक्स है, इधर से घूमेगा, तो नॉब एंड में क्यों लगाते हैं, बीचों बीच में लगा देते, इधर क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि टॉर्क जो है, टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ है, यानी कि आर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, इसमें भी तो डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुम एकदम ही हिंज के एकदम ही पास लगा दोगे तो ये तो डिस्टेंस कम हो गया, तो टॉर्क कम जनरेट होगा। और एकदम दूर लगाओगे, मतलब एंड के पास लगाओगे, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया और टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा, तो इजिली गेट खुल जाएगा। बात समझ में आई क्यों दूर लगता है, मतलब एज पे क्यों लगता है हैंडल। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है दूसरी साइड वाला। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब देखो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो हमने बात कर ली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में कि भाई टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा एन कैप। ठीक है, लेकिन अगर अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में चीजें दे रखी हो तब कैसे करेंगे। तो मान लो आर का दे रखा है कुछ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पोजीशन वेक्टर का ये दे रखा है, फोर्स का क्या दे दिया, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। तुम्हें पता है टॉर्क, तो टॉर्क का भी हमने ऐसे लिख लिया टी एक्स आई कैप, सॉरी टाउ एक्स आई कैप टाउ वाई जे कैप और टाउ जेड के कैप। क्लियर है, ये हमने तीनों वेक्टर लिख दी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई दो चीजों का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो हमारा आंसर आता है वो भी वेक्टर होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर है और हमें पता है टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आर लिखो, यहाँ पर एफ लिखो और दोनों का क्रॉस करो। क्रॉस कैसे करते थे, ऐसे मैट्रिक्स मेथड से करते थे, डिटर्मिनेंट बना के करते थे। तो डिटर्मिनेंट बना के क्या करते थे, आई जे के कैप लिख देते थे, उसके बाद एक का एक्स वाई जेड, इनके नीचे एक्स वाई जेड, दूसरे का एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ऐसे करके एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। उसके बाद इस रो को और इस, सॉरी इस रो को और इस कॉलम को ढकते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। ठीक है, और आई कैप को ढका था तो इधर लिख देंगे आई कैप साथ में। क्लियर है, उसके बाद इस कॉलम और इस रो को ढकेंगे तो ये एक्स एफ जेड, तो यहां पे लिखा, सॉरी एक मिनट, आई वाले को ढक ढक दिया ना, जे वाले को। इसे ढकोगे ना, अच्छा हाँ पहले तो इधर से कर लिखते हैं ना, ठीक है। तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, तो वही लिखा है जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। फिर अब के वाले को ढकेंगे, के वाले रो और के वाले कॉलम को, तो के वाला कॉलम ढक दिया, के वाला रो ढक दिया, तो अब वाई एफ एक्स माइनस एक्स एफ वाई। एक मिनट यार, हाँ हाँ ये प्लस लिख दिया है ना उन्होंने, इस वजह से करा होगा, रुको हम अपने हिसाब से करते हैं। देखो यहां पर लिखोगे तो आई वाले को पहले ढकोगे, तो इधर लिखोगे, पहले इधर वाला करते हैं, तो वाई एफ एक्स माइनस एक्स एफ वाई आई कैप माइनस, उसके बाद जे वाला ढकेंगे, तो जे वाला ढकने के बाद इधर से आ जाएगा जेड एफ एक्स, सॉरी तो फिर यार इधर भी तो नहीं बदला इन्होंने। देखो ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे, सबसे पहले तो आई जे के कैप लिख दिया, उसके बाद जो भी दो वेक्टर्स का तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इनका जो भी एक्स वाला कंपोनेंट है, वाई वाला कंपोनेंट है, जेड वाला कंपोनेंट है, सबको एक्स सॉरी आई जे के कैप के सामने लिख दो। ठीक है, उसके बाद इसका भी आई जे के कैप वाला जो भी है, तो इसका भी आई जे के कैप के सामने लिख दिया। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या करते हैं, जब आई कैप निकालना होता है तो इसे इस आई वाले, आई कैप की टर्म अभी निकालनी है, तो आई कैप वाले पूरे रो को और पूरे कॉलम को ढक दो। ठीक है, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा वाई एफ जेड, और ये वाला माइनस में लिखना है, तो माइनस जेड एफ वाई। क्लियर है, और आगे लगा दो आई कैप। ठीक है, दूसरा टर्म जो आता है वो माइनस का आता है, माइनस का आएगा,
और अब जे कैप वाली रो और कॉलम को ढक देना है। तो जे कैप वाली रो और कॉलम को ढक दिया और ये लिखना है एक्स एफ जेड। तो यहां लिखेंगे एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, माइनस जेड एफ एक्स। क्लियर है? प्लस अब जे कैप वाली टर्म भी लिख दी। अब के कैप वाली टर्म, यहाँ पे जे कैप लगाया नहीं, जे कैप लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब के कैप वाली टर्म, तो के कैप वाले कॉलम और रो को ढक दिया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। क्लियर है? और यहाँ पे लगा दिया के कैप। अब क्या करा है इसने आंसर लिखते टाइम, यहाँ पे बुक में लिखते टाइम यहां से नेगेटिव साइन को अंदर भेज दिया है। तो जब ऐसा करेगा तो इधर पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे हुआ भी है। तो अब देखो सेम चीजें आ रही है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ आई आई कैप प्लस एक्स एफ जेड नेगेटिव का प्लस जेड एफ एक्स प्लस का जेड एफ एक्स। क्लियर है? जे कैप। ठीक है, के कैप वाली टर्म में देखो के कैप यहाँ पे लिख दिया एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, तो ज्यादा उलझने वाली बात नहीं थी। अच्छा, अब ये किसके इक्वल आ गया? टॉर्क के। जो टॉर्क था तुम्हारा टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। तुम्हें पता है कि आई कैप वाली टर्म आई कैप के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि टाउ एक्स किसके इक्वल हो गया? वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई के। ठीक है, यानी कि टाउ एक्स इक्वल हो गया इस पूरे के, टाउ वाई इक्वल हो गया इस पूरे के, और टाउ जेड इक्वल हो गया इस पूरे के। क्लियर है? तो वही बात देखो नीचे लिखी भी है कि टाउ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, टाउ वाई इज इक्वल्स टू जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, टाउ जेड इज इक्वल्स टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, वही चीज लिखिए बस। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम पे, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसे तुमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है, यहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर होता था मास इनटू वेलोसिटी, यहां पर हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि ओमेगा, बाकी कोई चीज चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ पे वही बताया है, आगे करा भी हुआ है यहाँ पे। चलो देखते हैं होगा आगे कैसे। देखो यहाँ पे क्या बोल दिया सबसे पहले कि एनालॉगस टू इट्स रोटेशनल मोशन द एंगुलर मोमेंटम गिव्स अ मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी। एक्चुअल में तुम्हारा लीनियर मोशन में क्या करता था? लीनियर मोमेंटम मेजर देता था किस चीज का? सॉरी ऑफ इट्स ट्रांसलेटरी मोशन, कि किसी बॉडी में अगर मोशन है तो कितनी है। जैसे लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू mv होता था ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या बताता है किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड है। अगर तुम्हें मोमेंटम का फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन याद हो लीनियर मोमेंटम का, तो इट गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ मच मोशन इज कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, ऐसे ही एंगुलर मोशन का भी है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का भी है कि द एंगुलर मोमेंटम गिव्स अ मेजर ऑफ द टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी, कि कितना उसमें टर्निंग मोशन है। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम मतलब ये रोटेशन से रिलेटेड है, और रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में तो बॉडी टर्न होती है ना, बस रोटेट करती रहती है। जबकि लीनियर मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन होता है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। तो लीनियर मोमेंटम किस चीज की मेजर देगा? कि स्ट्रेट लाइन में वो कितना मोशन है उस बॉडी के अंदर। जबकि एंगुलर मोमेंटम किस चीज का मेजर देगा? कि उसके अंदर कितना टर्निंग मोशन है। क्लियर है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द momentum of linear momentum of the particle about that axis. It is measured as the product of linear momentum and the perpendicular distance of its line of action from the axis of rotation. कैसे इसको मेजर कैसे करेंगे एंगुलर मोमेंटम को? किसका प्रोडक्ट है ये? लीनियर मोमेंटम का मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां तक का? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का, यानी कि वो डी डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें याद हो चैप्टर 4 में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब करते थे, तो एंड में जाके हमने कुछ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन पढ़ा था, और उसमें फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा सा याद हो तो उधर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था वी आर, और एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा का फॉर्मूला आया था ए आर। यानी कि क्या होता है, अगर तुम्हें किसी भी एंगुलर वाले को लीनियर वाले में चेंज करना है, या किसी सॉरी लीनियर वाले को एंगुलर में चेंज करना है, तो उसे आर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय आर। आर क्या है? रेडियस होता था वहां पे, और आर यहाँ पे भी तो रेडियस हुआ। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हुआ? ये एक तरीके से रेडियस हुआ ना उस सर्कल का, क्योंकि मान लो यहाँ से ये एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इस पॉइंट पी पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है,
तो यार ये रेडियस ही तो बनेगा, क्योंकि ये घूम के फिर ऐसे सर्कल ही तो बनाएगा, और ये उस सर्कल का रेडियस ही तो हुआ आर, है कि नहीं। तो ये आर एक्चुअली में डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और सेंटर के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि रेडियस हुआ इस सर्कल का, जो ये पार्टिकल सर्कल बनाएगा रोटेट करते हुए, उसका रेडियस हुआ। ठीक है, तो जैसे वहां पर तुमने पढ़ा था कि भाई क्या रिलेशन होता है, वहां पर हमने हमेशा देखा है कि कभी भी तुम्हें कोई चीज लीनियर दे रखी हो, उसको उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसको उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें एंगुलर में चीज मिल जाएगी। लीनियर वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस से मल्टीप्लाई करो एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन दे रखा है, रेडियस से मल्टीप्लाई करो एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे ही लीनियर मोमेंटम दे रखा है, रेडियस से मल्टीप्लाई करो एंगुलर मोमेंटम एल। बस यही चीज तो बोली है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि और कुछ नहीं रेडियस होता है उस सर्कल का। तो डी लिख लो चाहे आर लिख लो, बात एक रहेगी। क्लियर है? ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए साथ साथ, इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें लीनियर और एंगुलर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्लियर हो रहा है? ऐसी डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इतना तो अब तुम लोग कर लोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ऐसा यूनिट भी यहाँ पे पी मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस एक और मीटर है, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे तुम्हारा लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर है और लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर बन जाता है इसीलिए। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसका प्रोडक्ट है, आर क्रॉस पी। क्लियर है? इससे पहले टॉर्क था यार, वो टाउ था। टाउ क्या होता था, आर क्रॉस एफ था। ठीक है, ये तो टॉर्क वाली बात थी। इधर एंगुलर मोमेंटम। अच्छा तुम इधर भी ध्यान दो जरा, ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स होता है लीनियर में, और मैंने क्या बोला कि टॉर्क होता है एंगुलर में। तो देखो लीनियर, वापस से लीनियर को तुम आर के साथ मल्टीप्लाई करो, एंगुलर मिल रहा है कि नहीं। लीनियर वाले को जो फोर्स होता है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में जो फोर्स एफ होता है, उसको देखो आर के साथ, रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करो, टॉर्क मिल रहा है। ऐसे यहां पर आ जाओ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को उसके लीनियर मोमेंटम के साथ क्रॉस करवाओ रेडियस को, देखो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है। क्लियर है? तो ये सब बातें थोड़ी क्लियर रखना। एक चीज और ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड में क्या फॉर्मूला है और जब वेक्टर में निकालना होगा तब क्या फॉर्मूला है। जैसे अगर टॉर्क देखो तो टॉर्क का जब वेक्टर में था तो आर क्रॉस एफ था, है ना। ऐसे ही जब यहां पर एंगुलर मोमेंटम था तो एंगुलर मोमेंटम का भी पीछे फॉर्मूला एक पी डी बी था, यानी कि पी आर सीधे लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। बट ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। अगर तुम्हें पूरा वेक्टर में निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो फिर एल इज इक्वल्स टू एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। क्लियर है? और इसका भी डायरेक्शन कैसे दोगे, वही राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, और इन दोनों, और वेक्टर रूल में ये भी पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर का जो भी एंगल होगा उससे ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। ये बात तो पता ही है ना। जैसे यहाँ पे ही देखो, चेक कर लो ना, यहाँ पे देखो P इस तरफ है मोमेंटम, R इस तरफ है, दोनों इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन पे, जबकि दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ Z वाले एक्सिस पे, है कि नहीं। तो ये भी याद होगा वहां से। तो एक फॉर्मूला बन गया एंगुलर मोमेंटम का आर क्रॉस पी, और टॉर्क का था आर क्रॉस एफ। ध्यान देना कि आर पहले है, बाद में कर दोगे तो फिर वो डायरेक्शन बदल देगा। ठीक है, तो इधर से मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आरपी साइन थीटा। क्रॉस में तो साइन थीटा आ जाता है, और ये थीटा क्या होगा, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द आर एंड पी। ठीक है, उसके बाद वही स्पेशल केसेस 0 180 का और 90 का, 90 पे मैक्सिमम होगा एंगुलर मोमेंटम, और 0 और 180 पे मिनिमम, दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब वापस से करना नहीं है। ठीक है, बाकी ये आ जाओ। अब ये करना है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इधर जरा ध्यान देना, तुम्हारा टाउ होता है आर क्रॉस एफ और एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। तो एक काम करो, इसको उठाओ और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा डीएल बाई डी टी, ये अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पूरा पूरा आएगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। और बताया था जब ऐसे दो चीजें मल्टीप्लाई में हो, उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना हो, तो एक को पहले कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट, फिर एक का डिफरेंशिएशन, बताया था ना। तो पहले एक को कांस्टेंट रख लिया, पी को कांस्टेंट रख लिया, आर को डेरिवेट कर दिया, फिर आर को कांस्टेंट रख लिया, पी को डेरिवेट कर दिया। क्लियर है?
जब ऐसे करोगे तो dr बाई dt, ये तो वेलोसिटी बन जाएगा v, p का p रह जाएगा और r का r आ गया, और dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, तो dp बाई dt को लिख दिया f। क्लियर है। अब r क्रॉस f ये क्या बन गया, टाउ, और v क्रॉस p, अब v क्रॉस p देखो क्या बन गया, v क्रॉस p, v क्रॉस p, p क्या है, मोमेंटम, यानी कि m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और v क्रॉस mv, तुम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे तो देखो ये वेलोसिटी वाला वेक्टर है और ये भी वेलोसिटी वाला वेक्टर है, दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 0। सेम ही तो है, सेम ही तो वेक्टर है, v और v, दोनों के बीच 0 बनेगा, तो साइन 0 0, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। क्लियर है, तो ये वाला पूरा v क्रॉस p 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ, क्योंकि v क्रॉस p का क्या होगा, v क्रॉस p का होगा vp साइन थीटा मैग्नीट्यूड, है ना, और v और p के बीच कितना एंगल, तो यार इन दोनों के बीच एंगल बनेगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि यार मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी का होता है, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री, और 0 मतलब साइन 0 मतलब पूरा क्वांटिटी 0, तो किसके इक्वल आ गया, dl बाई dt इज इक्वल्स टू टाउ। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, तो dl बाई dt इज इक्वल्स टू टाउ। तो हमने रिलेशन निकाल दिया टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पे। अब तुम याद करो, देखो यही होता था लीनियर वाले के केस में भी, लीनियर वाले के सेकंड लॉ में क्या था, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो यहां पर एंगुलर में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। सारी चीजें सेम चल रही है एकदम पैरेलल, जैसे लीनियर मोशन में चलता था वैसे ही चल रहा है सारा कुछ इधर एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में। क्लियर है, तो आ गया होगा ये समझ। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब वापस से कुछ नहीं, वही समेशन वाली बात करेंगे कि अगर मान लो ढेर सारे मेरे पास डिस्क्रीट पार्टिकल है तो उन सब पे क्या टॉर्क लगेगा और क्या एंगुलर मोमेंटम होगा सबका। तो मान लो तुम्हारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका कुछ अपना अपना एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 ऐसे करके Ln तक है। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस Ln तक। क्लियर है, L1 को क्या लिख सकते हो, R1 क्रॉस P1, ऐसे ही R2 क्रॉस P2, Ln का Rn क्रॉस Pn। क्लियर है, अब तुम यहाँ पे खुद चेक करो, 1 1 है तो इसे कैसे लिखोगे, Ri क्रॉस Pi, सिग्मा I रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n, तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कंटेनिंग ऑफ मेनी पार्टिकल्स। ऐसे ही टॉर्क, तो टॉर्क के लिए क्या लिखोगे, टोटल टॉर्क टाउ टोटल इज इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 10 टाउ n तक, और टाउ के लिए क्या होता है Rf, तो R1 F1 ऐसे करके Rn Fn तक, तो Ri Fi I इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। क्लियर है, ये हो गया टाउ टोटल। अब क्या कह रहा है, जो टोटल टॉर्क एक्ट करेगा ना सिस्टम पे वो दो वजह से होगा। कौन से दो वजह से होगा, इज ड्यू टू टू सोर्सेस। कौन से दो सोर्स, पहला सोर्स, एक तो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे उनकी वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा, दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। क्लियर है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा वो हर पार्टिकल पे रैंडमली एक्ट कर रहा होगा अलग अलग डायरेक्शन में, तो उन सबका रिजल्टेंट जो है, उन सबका रिजल्टेंट जो है इंटरनल का वो 0 हो जाएगा, यानी कि इंटरनल टाउ 0 हो जाएगा, यानी कि जो टोटल टाउ लग रहा है सिस्टम पे वो इक्वल होगा सिर्फ एक्सटर्नल टाउ के। ठीक है, वो बात यहाँ पे मिट गई है, मतलब ये पेज शायद फटा हुआ है तो इसीलिए वो लिखा नहीं है यहाँ पे, पर ये बात समझे कि भाई टोटल जो टॉर्क लग रहा होगा वो होगा एक्सटर्नल प्लस टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, लेकिन इंटरनल फोर्सेस की वजह से हर मॉलिक्यूल पे अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा, तो उन सबका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, अरे भाई टॉर्क जो है, टाउ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा तो उन सबका रिजल्टेंट 0 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि टाउ टोटल जो होगा वो सिर्फ टॉर्क जो टोटल लग रहा होगा सिस्टम पे वो सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क होगा। क्लियर है, तो इसीलिए फिर बाद में यहाँ पे फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके क्या लिख दिया है कि टाउ टोटल इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल, यानी कि वही चीज है, फॉर्मूला देखो अभी भी वही है टाउ के लिए, बस यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल कर दिया। ठीक है ना, मतलब ये बस टाउ एक्सटर्नल के इक्वल है। वापस से टी आई की जगह पे क्या लिख दोगे, यही चीज RIFI, आई से लेकर एन तक रेंज करता हुआ, 1 से लेकर एन तक। ठीक है, ऐसे ही जो तो टाउ एक्सटर्नल जो dl बाई dt होता था, क्यों क्यों होता था, क्योंकि भाई न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग FB जो है dp बाई dt होता था, है कि नहीं, लीनियर मोमेंटम बाई टाइम फोर्स। तो यहाँ पर जब एंगुलर में से चेंज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम बाई टाइम, किसके इक्वल, वहां पर एंगुलर में होता है फोर्स की जगह पे टॉर्क। तो देख रहे हो सेम सेम चलेंगी चीजें। क्लियर है, तो ये वाला पार्ट ऐसे होना था।
इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ रोटेशनल, हाँ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, देख लो। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में क्या बोला है, देखो, a rigid body is one for which the distances between different particles do not change even though they move। ये तो बताया हुआ है कि उन पार्टिकल, मतलब एक रिजिड बॉडी पे तुम कितना भी फोर्स लगा लो या वो मूव भी करेगा तब भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, उसके ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच इतना डिस्टेंस है, तो बाद में चल के इधर भी आ जाएगा ना, तो भी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच सेम डिस्टेंस ही रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं, चाहे इसके ऊपर कितना भी फोर्स लग जाए। क्लियर है? तो एक रिजिड बॉडी दो टाइप के मोशन कर सकता है, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, जबकि रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल अपने एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, ठीक है, रिवॉल्व करेगा। द वर्ड इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू द लैटिन वर्ड लिब्रा विच मीन्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी चीज जो है उसके ऊपर नेट चीजें जो है जीरो, मतलब जो जैसा था वैसे रह जाए एक तरीके से। तो a rigid body is said to be in equilibrium if both linear momentum and angular momentum of the rigid body remains constant with time। तुम किसी भी रिजिड बॉडी को कब बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है, जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों कांस्टेंट रहे। लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ अभी धीरे धीरे समझेंगे। Hence, for a body in equilibrium, the linear acceleration of its center of mass would be zero, and also the angular acceleration of the rigid body would be zero। क्यों? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है p is equals to mass into velocity। अगर तुम चाहते हो वो कांस्टेंट रहे तो मास तो कांस्टेंट है ही, तो जो चीज बदल सकती है वो क्या है? वेलोसिटी। मतलब क्या चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों। तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन जीरो हो, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जीरो हो। तो वही बात बोली है कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो होने चाहिए। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? रिजिड बॉडी कब इक्विलिब्रियम में रहेगी? जब उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे टाइम के साथ, यानी कि चेंज ना करे। कांस्टेंट रहे तो इसके लिए क्या जरूरी है कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले एक आता है, a body under the action of several forces will be in equilibrium if it possesses the following two equilibrium simultaneously। एक किसी भी रिजिड बॉडी को जो कि जिसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसे इक्विलिब्रियम में तब बोला जाएगा जब उसके पास दो इक्विलिब्रिया हो सेम टाइम पे। कौन कौन से इक्विलिब्रिया हो? एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या। अच्छा, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर से रिलेटेड, जहां स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो। अगर चैप्टर थर्ड याद हो तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ाया था, ठीक है, जहां पर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जहां पर रिवॉल्यूशन हो रहा हो, मतलब टर्निंग इफेक्ट हो रहा हो, ठीक है। तो देखो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, अदरवाइज दे वुड प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों? न्यूटन का पहला लॉ याद करो, वो क्या बोलता था कि फोर्सेस जो है एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होने चाहिए। अगर जीरो होंगे तभी वो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी, या रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। और तुम्हें तो कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए ना, कि वेलोसिटी चेंज ना करे। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे, यानी कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। यानी कि एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में फोर्स के तीनों कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। क्लियर है? तो इस पे न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे तो एक्सटर्नल फोर्स अगर तुम बोल रहे हो जीरो रहे, इसका मतलब ma फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अब तुमने जान लिया है कि हम रोटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे। किसका एक्सेलरेशन लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और फिर एसीएम को क्या लिख सकते हो? डीवीसीएम बाई डी। वापस से सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे। और मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी कि डीवी बाई डी जीरो रहा होगा। इसका मतलब, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट रही होगी। यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी या तो रेस्ट पर रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसे बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ तो उसे बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, है ना, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या। सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या? किसी भी बॉडी, अगर कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए दो इक्विलिब्रियम होनी चाहिए उसके पास। पहला होना चाहिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए,
यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखो, यानी कि उसके ऊपर भी जो नेट एक्सटर्नल टाउ लगना चाहिए, वहां पर हम फोर्स की बात करते थे, यहां पर हम टाउ की बात करेंगे, क्योंकि रोटेशनल में फोर्स की जगह पर टाउ होता है, यानी कि आर क्रॉस एफ आई ये 0 होना चाहिए। अब आर तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि एफ आई 0 होना चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर फोर्स जब भी 0 होगा तो टोटल टॉर्क विल बी 0 अबाउट एनी पॉइंट, और हम बोलेंगे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और जब बॉडी के पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों हो तो हम बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। यानी कि अब इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं होगा कि बॉडी रुकी होनी चाहिए, अरे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, या नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है, और टॉर्क भी एक तरीके से तुम देखो तो एक्सटर्नल फोर्स से तो बनता है आर क्रॉस एफ, तो ये फोर्स एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स हर चाहे टॉर्क हो चाहे लीनियर फोर्स हो वो 0 हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है।